वेलकम एवर वेलकम एवरीवन। साथियों, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एक्ट जो आपका 1987 में आया था, इसकी बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक होंगे इसके अंदर, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, आपको सब पता लगेगा। टोटल चैप्टर्स में क्या क्या गिवन है, क्या क्या आपकी हेडलाइंस रहेंगी, क्या क्या मॉक क्वेश्चंस आपके वो हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो थ्योरेटिकल पोर्शन समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपने मॉक क्वेश्चंस या अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाना है। ये क्लास आपकी निटर एएसओ, एसओ और एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथ के साथ ऐसा कोई एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एक्ट के रेगुलेशंस के बारे में पूछा जाता है, वहाँ पे आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो साथियों, बिना किसी डिले के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, हमने इसके बारे में समझना है एआईसीटी एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप सबको पता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होती है आपकी एआईसीटी की फुल फॉर्म। एक्ट आपका 1987 में आया था। टोटल चैप्टर आपको यहाँ पे 6 देखने को मिलते हैं। टोटल सेक्शंस आपके 25 हो जाते हैं और टोटल चैप्टर जो हैं वो 6 हैं। वो हम आपको ब्रीफली बताएंगे आपको देखने को क्या मिलने वाला है उससे। टोटल 6 चैप्टर के साथ में ध्यान रखना है सेक्शन 25 होंगे। चैप्टर 1 होगा जो आपका वो प्रिलिमिनरी होता है। चैप्टर 2 में काउंसिल कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है या उसके इस्टेब्लिशमेंट का कौन कौन से मेंबर्स, क्या पॉलिसी होती है, वो सब बताया जाता है। थर्ड में आपको पावर्स के बारे में पता लगेगा कि जब काउंसिल आपकी बन जाएगी तो क्या उनके पावर्स होंगे और किस तरह से वो अपना फंक्शन प्ले करती हैं। बॉडीज़ ऑफ द काउंसिल के बारे में पता लगेगा, जैसे कुछ रीजनल बॉडीज़ होती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती हैं, ये सब आपको पता लगेगा इस 4th चैप्टर में। 5th चैप्टर में फाइनेंस की बात की जाएगी। ठीक है साथियों, फाइनेंस का मतलब जैसे पेमेंट टू द काउंसिल, फंड ऑफ द काउंसिल, आपका बजट के बारे में, आपका एनुअल रिपोर्ट के बारे में, आपका अकाउंट ऑडिट के बारे में, ये सब आपको देखने को मिलता है। अब मिसलेनियस के जो टॉपिक हैं वो क्या होंगे, वो होंगे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शंस मिलती हैं वो कैसे फॉलो करोगे, पावर कैसे होती हैं जो काउंसिल को भी सुपरसीड कर जाए, रूल्स बनाने की पावर, रेगुलेशंस बनाने की पावर, कोई डिफ़िकल्टी आती है उसको रिमूव करने की पावर, रूल एंड रेगुलेशन वो जो आप पार्लियामेंट के सामने शो करो। तो ये सारे मिसलेनियस टॉपिक्स आपके होंगे। तो टोटल आपको बस याद रखना है 6 चैप्टर हैं। 6 बेसिक हेडलाइन आपको हर चैप्टर की पता है। 6 चैप्टर के साथ साथ में टोटल आपको 25 सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं साथियों। ठीक है, अब ब्रीफली आपको बता दिया हमने टोटल चैप्टर्स के बारे में। अब देखो बताएंगे कि कम इनटू फोर्स कब से हुआ। तो ये डेट ना, किसी भी रूल एंड रेगुलेशन या एक्ट को या सीसीएस रूल्स को जब भी हम पढ़ाते हैं तो हमेशा आपने ये वाला टॉपिक कम इनटू फोर्स वाला हमेशा याद रखना है। ये डेट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 23 दिसंबर 1987, 1987 23 दिसंबर इसका कम इनटू फोर्स है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो होंगी आपकी वो किस में होंगी, तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी आपका चैप्टर 1 में होती है क्योंकि ये आपका प्रिलिमिनरी होता है। तो चैप्टर 1 में देखो, जहाँ पे आपको कमीशन लिखा मिलेगा ना, तो कमीशन का मतलब आप समझ लेना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज़ यूजीसी। काउंसिल अगर कहीं लिखा मिलेगा तो समझ लेना एआईसीटी, दैट इज़ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। किस में इस्टेब्लिश होता है ये बाद में भी बताऊंगा, पहले भी हम बता रहे हैं। सेक्शन 3 के अंडर ये इस्टेब्लिश होता है आपका एआईसीटी एक्ट 1987 के तहत। टेक्निकल एजुकेशन से पहले फंड के बारे में बताऊंगा। फंड क्या होता है, तो फंड का मतलब होता है साथियों फंड ऑफ द काउंसिल, और जो किस में देखने को मिलता है, सेक्शन 16 में देखने को मिलता है। तो अगर कोई पूछता है फंड तो समझ लेना सेक्शन 16 में फंड की बात की गई है। अगर कोई कह दे काउंसिल तो समझ लेना सेक्शन 3 में काउंसिल की बात की गई है। अब बात आ जाती है आपकी टेक्निकल एजुकेशन की। तो टेक्निकल एजुकेशन का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपका रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड
आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और ऐसे अदर प्रोग्राम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स किसके कंसल्टेशन से, काउंसिल की कंसल्टेशन से नोटिफाई कर देती है। मतलब मेनली तो यही है। जैसे देखो हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी है जैसे बीटेक है ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आर्किटेक्चर में आ जाता है जैसे आपका टाउन प्लानिंग, आपको पता है सिविल के अंडर आती है ये। मैनेजमेंट में आपको पता है एमबीए एमसीए की बात करते हैं। फार्मेसी आपको पता है बी फार्मा, एम फार्मा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अगर चीज़ों को आप पढ़ाते हो जिससे आपको नॉलेज मिलती है टेक्निकल, तो ये हो जाती है आपकी टेक्निकल एजुकेशन। सिंपल। अब टेक्निकल एजुकेशन के बाद बात की जाती है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की। तो इसको समझना इजी है। जहाँ पे ये टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है जिस इंस्टीट्यूट के अंदर, उसको टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। अब उस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी ही होनी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, है ना। टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इसका मतलब क्या, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कॉलेज भी होते हैं आपके, जो क्या करते हैं, वेरियस टाइप के आपको कोर्स या प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं टेक्निकल एजुकेशन के, है ना। तो इसीलिए इनको टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है। यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ये देखो जब आपको यूजीसी एक्ट पढ़ा है तो भी ये बात हमने बताई थी। तो आपने याद रखना है यूजीसी एक्ट के सेक्शन 2 में और एफ सब क्लाउज में, है ना, एफ क्लॉज में सेक्शन 2 के यूजीसी के यूनिवर्सिटी की बात की जाती है। क्लियर। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होता है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है सेक्शन 3 में आता है। ठीक है, ये मैं उन बच्चों को रिवाइज करा रहा हूँ जिन्होंने यूजीसी एक्ट नहीं पढ़ा है। यूनिवर्सिटी आपका सेक्शन 2 ऑफ एफ में आता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी किस में आता है, तो साथियों डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका आ जाता है सेक्शन 3 में। ठीक है, इतनी सी बात है, आपने याद रखनी। आगे चलते हैं, चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 में मिलेगा आपको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल देखने को। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल क्या होता है, हेड ऑफिस तो इसका दिल्ली है। ये जो हमारी काउंसिल है, कौन सी काउंसिल, AICTE। तो बच्चों इतने टाइम से AICTE कर रहे हैं हम, कमेंट में ज़रूर इसकी फुल फॉर्म, आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट में आप इसकी फुल फॉर्म बताओ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, AICTE एक्ट का याद रखना है आपको, 1987 है। अब हम मेंबर्स की बात करेंगे। मेंबर्स के बारे में एक चीज़ है जो आपको बाद में बताऊंगा मैं। चेयरमैन देखो क्या है, जहाँ पे हम CG लिखेंगे ना, ये आपके लिए शॉर्ट बनाने के लिए, ये CG का मतलब आपने समझ लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर। तो जो चेयरमैन है वो आपका अपॉइंट किया जाता है CG के द्वारा, और वाइस चेयरमैन है वो भी CG के द्वारा। सेक्रेटरी जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जो एजुकेशन को डील करता है। एजुकेशन एडवाइजर होगा वो आपका जनरल रहेगा, एक टेक्निकल भी होता है एक जनरल भी होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में ज़रूर समझाऊंगा। चेयरमैन ऑफ 4 रीजनल कमेटीज़। अब ये 4 रीजनल कमेटीज़ के लिए ना आप वेट करना, वीडियो के लास्ट में 4 रीजनल कमेटीज़ दी गई हैं। ठीक है, पेपर डायरेक्ट बनेगा, आपने याद रखना है कहाँ कहाँ पे रीजनल कमेटीज़ आपकी AICTE की बिलोंग करती है। अब देखो ये जो चेयरमैन है ये तो डायरेक्ट पोस्ट है, वाइस चेयरमैन है ये भी आपकी अपॉइंटेड पोस्ट है, लेकिन जो ये सेक्रेटरी है ना ये एक्स ऑफिसियो है। अब ये एक्स ऑफिसियो वाली ना सारी पोस्टें हम आपको बाद में समझा देंगे कि इसमें से कितनी एक्स ऑफिसियो है। ठीक है भाई, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को डील कर रहा होगा वो इसका सेक्रेटरी बन के यही काम तो करेगा नहीं, AICTE वाला, वो एक्स ऑफिसियो होता है, मतलब साथ के साथ में वो ये काम भी देखता है ना। जैसे VC जैसे VP होते हैं हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, तो वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं ना राज्यसभा के। आपने बस इतना समझना है, आपके बात समझ में आ जाएगी। मतलब मेनली तो वो उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन साथ के साथ में जो कार्यवाही होती है आपकी राज्यसभा की, उसको भी चेयर करना होता है वाइस प्रेसिडेंट को, इसीलिए उनको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोला जाता है। तो जहाँ जहाँ एक्स ऑफिशियो लिखा मिलेगा समझ लेना उनके पास केवल यही जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो जनरल जो एडवर्टाइज ये आपको पता लग गया। अब 4 रीजनल जो कमेटीज़ हैं भाई उनके पास अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन ये भी एक्स ऑफिशियो है आपका। क्लियर।
एजुकेशनल एडवाइजर जो जनरल है ये भी एक्स ऑफिशियो है, ठीक है। चेयरमैन ऑफ 4 रीजनल ये भी आपका एक्स ऑफिशियो है। तो आपको अभी हमने जो टोटल जो बताए हैं 2 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, केवल वो ही एक्स ऑफिशियो नहीं है अभी, ठीक है। अभी थोड़ी देर में और समझाएंगे कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। अब आ जाते हैं चेयरमैन। अब हर एक जो इंस्टीट्यूट हम बताएंगे आपको ऑल इंडिया बेसिस पे, उस इंस्टीट्यूट का जो चेयरमैन है ना वो भी होता है इसका मेंबर। कौन कौन सा, जैसे ऑल इंडिया, साथियों थोड़ा सी मिस्टेक है ये सही कर लेना, ये बोर्ड है, ठीक है, BOARD, ठीक है, बोर्ड होगा ये, बाद में करेक्ट कर देंगे जब आपको PDF अवेलेबल कराएंगे। ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। अब देखो ये टेक्निकल एजुकेशन में लिखा नहीं है मैंने, इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हर किसी में ये लिखना पड़ेगा आपको, ये सारे के सारे एक्स ऑफिशियो हैं। ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ UG स्टडीज़ मतलब अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये साथियों सारे के सारे चेयरमैन आपके एक्स ऑफिशियो कहलाएंगे, ठीक है। लिखा है या नहीं लिखा है समझा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स ऑफिशियो PDF शेयर करेंगे उसमें लिख देंगे हम ये, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। अब एक 7th पॉइंट आता है वो आता है आपका 1 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, चाहे वो सेक्शन ऑफिसर को भेजें आपके, चाहे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भेजें, चाहे जिस मर्जी को भेजें, एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। क्लियर? कौन भेजेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली। एक मेंबर आपका होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ये भी कौन भेजेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। 9th देखते हैं 4 मेंबर बाय CG रोटेशन टू रिप्रेजेंट मिनिस्ट्री अदर देन 7 and 8। अब देखो 7 में हमने बताया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 8 में हमने बताया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दोनों मिनिस्ट्रीज को छोड़ के 4 मेंबर आपके रोटेशनल बेसिस पे रहेंगे, जो अदर मिनिस्ट्री को डिनोट करते होंगे, ना कि फाइनेंस को करेंगे ना ST को करेंगे, क्योंकि S&T का भी हमने ले लिया मेंबर और फाइनेंस का भी हमने मेंबर ले लिया। क्लियर? अब चलो एक चीज़ का और खुलासा करूँगा, ये आपको पढ़ना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत छोटा मोटा इस्टेब्लिशमेंट नहीं है इसका, बहुत सारे मेंबर्स हैं यार, सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। काफ़ी मेंबर्स हैं, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बार पढ़ने में ही आपको समझ में आ जाएगा 90%। 10% के लिए वीडियो रिवाइज करोगे, क्लियर कट हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 जो होंगे आपके मेंबर, ये हमने यहाँ पे ना MP है, ये आपको थोड़ा सा शो नहीं हो रहा है, ये वर्ड लिखा है ना, ये MP वर्ड लिखा है। MP पता है ना आपको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 1 फ्रॉम हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड 1 फ्रॉम काउंसिल ऑफ स्टेट। एक तो आपका पार्लियामेंट से लिया जाएगा, एक काउंसिल ऑफ स्टेट से लिया जाएगा, ठीक है, जो राज्य परिषद हैं आपकी। 8 मेंबर लिए जाएंगे आपके, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी इन सारे मेंबर्स को, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में लेगी, ताकि वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। 4 मेंबर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए जाएंगे, जो आपका रिप्रेजेंट करेंगे किसको? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को। उसी फील्ड के विशेषज्ञ लिए जाएंगे यहाँ पे, जो आपका फील्ड को डिनोट कर देंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को। अब गिनते जाना कितने मेंबर्स हो रहे हैं, ये आपसे लास्ट में पूछूंगा मैं कि टोटल कितने मेंबर हुए अभी तक जो हमने बताए। 7 मेंबर आपके कहाँ से होंगे, ये भी हम आपको समझाते हैं। 7 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक होगा आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, एक होगा आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज से। कहाँ से होगा? एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। एक होगा आपका इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, ठीक है। अब ये सोसाइटी है ना साथियों, ये ऑफ नहीं है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। कोई वैसे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको समझ आ जाएगा ऑप्शन देखोगे तो। एक है आपका काउंसिल ऑफ IIT, दैट इज काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक होगा आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। कहाँ से होगा? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। एक होगा आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल से। एक होगा आपका, टोटल हो चुके 7, एक रहेगा आपका काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से, ठीक है। 7 ये मेंबर हैं जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए जाएंगे। अब मेंबर आप गिनते जाना, बहुत मेंबर हैं इसमें।
4 मेंबर आपके प्रोफेशनल बॉडीज से लिए जाएंगे जो टेक्निकल और आपका मैनेजमेंट एजुकेशन के एक्सपर्ट होंगे। ठीक है साथियों, अब देखो कुछ थोड़ी सी मिस्टेक्स रह जाती हैं, बाद में करेक्शन जरूर मिलेगी, आपको समझ आ ही रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एजुकेशन की स्पेलिंग में ना थोड़ी सी मिस्टेक है, सी के बाद ए रह गया है, वो जब PDF मिलेगी आपको तो स्पेल चेक होता ही है, आपका जल्दी से करेक्शन करके हम डाल देंगे इसको। 2 मेंबर से ज़्यादा आप नहीं ले सकते जिनका इंटरेस्ट मेंशन्ड नहीं है फोरगोइंग क्लाउजेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अभी तक हमने आपको 14 पॉइंट्स बताई ना, 14 पॉइंट्स में जो आपके जैसे कोई साइंस एंड टेक से था भाई, कोई आपका आर्किटेक्चर से था भाई, कोई आपका फार्मेसी काउंसिल था, तो जो हमने रिप्रेजेंट नहीं किया ना 2 ऐसे मेंबर और लेने यहाँ पर हमने नहीं लेने। मतलब कहने को ये है कि लेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही। अब आ जाता है आपका चेयरमैन ऑफ UGC। अब देखना कितने मेंबर्स होते हैं इनके, UGC का चेयरमैन भी होता है। अब ये सारे के सारे ना एक्स ऑफिशियो हैं, समझ में आ रहा है ना आपको। अब जो 7 मेंबर्स हैं जो हमने आपको बताए वो एक्स ऑफिशियो नहीं थे, वो मेंबर थे एग्जैक्टली। लेकिन जो अभी UGC वाला बताया ये एक्स ऑफिशियो हो जाएगा। अब एक अप्लाइड मैन पावर रिसर्च नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट से है डायरेक्टर, वो भी आपका एक्स ऑफिशियो रहेगा। DG होंगे जो एग्रीकल्चर रिसर्च के, क्या होता है ICR की फुल फॉर्म, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये भी आपके एक्स ऑफिशियो रहेंगे। ठीक है। अब DG ऑफ CSIR क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी एक्स ऑफिशियो होंगे इनके मेंबर। ठीक है, तो 9 हम आपको बता चुके हैं, सॉरी 19। अब 20 में कौन सा होगा, मेंबर सेक्रेटरी, लेकिन इसको भी अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, तो देखो साथियों अब मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। जैसे आपका ये DG हो गया, ये DG हो गया, ये हो गया, चेयरमैन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एक्स ऑफिशियो हैं। ठीक है, अब एक्स ऑफिशियो आई होप आप दोबारा नहीं पूछोगे, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके देखो शुरू से, जहाँ से हमने आपको समझाना शुरू किया है। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन की बात करेंगे तो ये क्या चीज़ है, ये आपका टोटल ये चीज़ आती है कि जो फर्स्ट चेयरमैन है ना, फर्स्ट चेयरमैन मतलब बाद में मान लो वो अपसेंट हो या कुछ भी हो, लेकिन पहला चेयरमैन जो माना जाएगा वो माना जाता है मिनिस्टर ऑफ HRD। अब HRD को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, तो बात एक ही है, क्योंकि जब रूल बने तब तो शुरू से इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं ना डिपार्टमेंट, लेकिन आज की डेट में इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल देते हैं, तो कन्फ्यूज होने की बात ही नहीं है। ओके, फर्स्ट VC कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा। अब आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अब यार देखो, अब इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, अब यहाँ पे आई मिस्टेक रहेगी हमसे, है ना, MINISTR, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट VC होगा। फर्स्ट मेंबर सेक्रेटरी कौन होता है, जो एजुकेशनल एडवाइज़र है, लेकिन जनरल नहीं, जनरल वाला तो एक्स ऑफिशियो था, ये टेक्निकल है ना, ये आपने बस याद रखना है। जो फर्स्ट मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल होगा वो शैल बी द एजुकेशनल एडवाइज़र टेक्निकल। ठीक है, तो बच्चों अभी छोटा सा काम कर देना है आपने, कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसे लगती है, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करो, फर्स्ट टाइम व्यूअर है हमारे चैनल के वो चैनल को सब्सक्राइब करो। फर्दर अपडेट्स के लिए आप mannatofficial14@gmail.com पे अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं, अगर कोई आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चलता है इन वीडियो से रिलेटेड। ठीक है साथियों, अब टर्म की बात करेंगे भाई, कितने कितने साल मेंबर रहता है, कितने साल चेयरमैन रहता है। तो मेनली आपको याद रखना है सेक्शन 4 में बात की जाती है आपके टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, ये किसका है टर्म ऑफ ऑफिस, ये है आपका टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, अब कौन कौन से एक्स ऑफिशियो, चलो रिवाइंड कराता हूँ आपको। जैसे UGC का चेयरमैन था, DG था आपका CSIR का, डायरेक्टर जनरल था आपका ICAR का। तो इन सब को छोड़ के जो भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मेंबर्स हैं आपके, सारे के सारे मेंबर्स का ना 5 साल का टाइम होता है। ठीक है, शुरू में, बाद में कितना हो जाता है, बाद में 3 इयर्स हो जाता है। तो कैसे समझना है आपने इस चीज़ को कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है, ऑन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल विल बी 5 years एंड देयर आफ्टर 3 years। ये अदर है ना, ये अदर का मतलब यहाँ पे यही है कि इसके बाद में भाई 3 साल होगा इनका, एंड देयर आफ्टर, पहले जब काउंसिल बनेगी ना तो 5 साल रहेगा, फिर इनका 3-3 साल रहेगा। ये बात आपको समझनी है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है साथियों,
अच्छा चलो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो शायद मॉक में ही मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ। सोच के चलो, चेयरमैन मीटिंग को होल्ड करते हैं, डेथ की वजह से, रिजाइन की वजह से कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी जॉब नहीं कर पा रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, तो कौन देखेगा? वैसे ही देखेगा जैसे प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट देखता है। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन होगा जो, वो आपका चेयरमैन की तरह काम करेगा। अब छोटा सा होमवर्क है, अगर बच्चों आपने पहले ये PDF पढ़ लिए तो आप इसका जवाब दे पाओगे। वाइस चेयरमैन के साथ यही हो जाता है, रिज़ाइन करता है, इनकैपेबल होता है या डेथ हो जाती है, तो कौन बनेगा चेयरमैन? तो ये आप कमेंट करके बता सकते हो हैं, अगर आपने ऑलरेडी PDF पढ़ी हुई है। बिकॉज हमने 3-4 दिन से, तो अब हम बता रहे हैं आपको कि ICT की क्लास लेंगे, इससे पहले से हमने आपको वीडियो शेयर करी हुई है, हाँ, PDF काफ़ी टाइम पहले, है ना। चलो, अगर चेयरमैन अवेलेबल है भी, कहीं बिजी है, तो वाइस चेयरमैन को अगर ड्यूटीज़ दी जाती है ना, तो वाइस चेयरमैन करेगा उनको, ऐसा बोला गया है। ठीक है, ये रूल है। मीटिंग्स की बात करेंगे तो चलो, मीटिंग का आप बताओगे मुझे सेक्शन कौन सा होगा? तो मीटिंग का सेक्शन आपका 5 है। मीटिंग का सिंपल सा आपने याद रखना, साल में एक बार मीटिंग होनी है। ठीक है, अगर साल में एक बार मीटिंग नहीं हुई तो ऐसा है नहीं प्रोविज़न कि होगी नहीं। 2 करो 5 करो अलग बात है, लेकिन एक करनी बहुत ज़रूरी है। ये साफ साफ लिखा है कि चेयरमैन की एब्सेंस में वाइस चेयरमैन देखेगा। अगर किसी वजह से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ही अनेबल हैं अटेंड करने के लिए, तो जो भी मेंबर मीटिंग में आपस में डिसाइड करेंगे वो प्रिसाइड करेगा, वो चेयर करेगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और देखो, डिसीजन क्या है, ये क्वेश्चन हमने लिखे नहीं है, बनाए नहीं है, आपको सबको समझ में आती है ये बातें। डिसीजन कैसे होगा भाई? जैसे मेजॉरिटी होगी वैसे डिसीजन हो जाएगा। वोट करेंगे जब कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, जो जितने ज़्यादा पक्ष में लोग होंगे वो चीज़ हो जाएगी, तो बाकी नहीं होगी। ठीक है, समझ गए हो ना आप इस चीज़ को? तो ये सारी बातें होती हैं आपकी। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज़, इसकी बात करेंगे। इसमें क्या है आपका? तो इसमें ये आपका सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 में ये बात बताई गई है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल मिल जाता है ना, तब आप ऑफिसर्स को और अदर एम्प्लॉय ऑफ द काउंसिल को अपॉइंट कर सकते हो, ऐसा बोला गया है। ठीक है, कोई भी वैकेंसी होती है, कोई भी डिफेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, काउंसिल में, तो क्या होगा? क्या होगा? उनको इनवैलिडेट किया जाता है, या जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या हुआ? एक्ट में कोई भी रूल बना है, सोचो आप, उस रूल को आप जब तक इनवैलिड नहीं कर सकते जब तक कोई वैकेंसी नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है पॉलिसीज़ में। अगर कोई इरेगुलरिटीज़ या ये सारी चीज़ें मिलती हैं तब आप इसकी बात कर सकते हो। अब ये अपॉइंटमेंट वाला ना चैप्टर, ये आपका 6 सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन 8 है। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया हमसे, ये 6 नहीं, ये 8 है। 6 में आपकी वैकेंसीज़ की बात की जाती है, 7 में आपकी किसकी बात की जाती है? टेम्परेरी एसोसिएशंस की बात की जाती है। ठीक है, तो ये 8 है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। अप्रूवल मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स को कर सकते हो, ऐसा मेंशन है इसमें साफ साफ। ठीक है, और जो भी रिम्यूनरेशन सैलरीज जो है वो आपको काउंसिल के हिसाब से, जो डिटरमाइंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से दी जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। चैप्टर 3 की बात करेंगे जिसमें होगा आपका फंक्शंस ऑफ द काउंसिल, पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल। तो दोस्तों, ये आपका चैप्टर 3 है जहाँ पे बात की जाती है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल। काउंसिल से मतलब समझ में आता है ना आप सबको? काउंसिल का मतलब क्या बताया था हमने आपको? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। छोटी सी बात पूछूंगा आपको, अगर याद होगा तो आप उसका जवाब दे पाओगे। काउंसिल का मतलब तो बता दिया, लेकिन आप बताओगे क्या कि जो आपका काउंसिल है वो इस्टेब्लिश कौन से सेक्शन में हुआ था? ये बात शुरू में आपको ना, वीडियो जब स्टार्ट की थी हमने, सबसे पहला जो सेक्शन बताया था ना, आफ्टर कमीशन, जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसके बाद हमने आपको काउंसिल का ही सेक्शन बताया था। तो प्लीज़ आप मेंशन करना अगर आपको याद है तो। ठीक है, नहीं है तो
आपको विद इन 60 सेकेंड्स में आपको आंसर देने वाला हूँ। ठीक है साथियों, चैप्टर 3 की बात करेंगे, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल। और देखो मज़ेदार बात क्या है, ये आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, वन शॉट में आपका ये क्लियर है सारा का सारा। ठीक है, यानी एक क्लास होगी आपकी, केवल वन क्लास, इस क्लास में आपका पूरा AICTE एक्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर सारे के सारे एक्ट ना AICTE की तरह होते 10, 20, 30 पेजों के, ठीक है, तो हम सारा का सारा ना पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा सकते थे। लेकिन सोचो, अब जैसे GST का है आपका, अगर वो 162 पेज का है, मोर देन 160 पेज है, तो वन पेज अगर रीड करेंगे तो एक टॉपिक के पीछे ना इतना टाइम लग जाएगा हमारा, हमें इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना नुकसान हो जाएगा, है ना। तो हर चीज़ देखनी होती है, सिलेबस देखना होता है, टाइम देखना होता है, इसीलिए जैसा टाइम लगे वैसा आप कोशिश करते रहो। ठीक है, देखो पावर और फंक्शन की बात करेंगे ना, तो सबसे बड़ी पावर ना, जो पहला मेन काम है वो क्या होता है इनका, कि टेक्निकल एजुकेशन पे काम करते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन का आपको क्या पता है, सर्वे भी कराएंगे वो, है ना भाई। अभी क्या सिनेरियो है एक्चुअली टेक्निकल एजुकेशन का, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर फोरकास्ट होती है, डेवलपमेंट के बारे में डिसाइड करते हैं, सोचते हैं। अब सोचने के बाद एलोकेट और डिसबर्स करना होता है फंड को, है ना। अब फंड का भी साथियों आपको बताना है, कौन से सेक्शन में बताया गया है। फिर इस फंड की बात की जाती है कि इसको कैसे कैसे डिसबर्स करना है, किस किस को कितना कितना पैसा अलोकेट करना है। ठीक है, अब जो एलोकेशन है आपका, वो आपको पता है किस किस को होता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को होता है और आपका यूनिवर्सिटीज़ को होता है। कौन सी यूनिवर्सिटीज़, जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। आपको ये याद जरूर रखना है, ये नहीं है कि कोई कॉलेज आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स पढ़ाती है BA तो उसको ये फंडिंग देंगे, नहीं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए कि फंडिंग ओनली टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, याद रखना है, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, इनोवेशंस को प्रमोट करेगा ये, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेरियस फील्ड में की जा सके, प्रमोट किया जा सके टेक्निकल एजुकेशन को विमेंस के लिए, हैंडीकैप पर्सन के लिए, और जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए। ठीक है, या जो भी वीकर सेक्शंस में आते हैं उन सब के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन जो आते हैं उनके लिए। ठीक है, और क्या होगा, सूटेबल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जनरेट करता है आपका काउंसिल, किसके लिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए और आपका यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी सेट कर सके। जैसे नाक है ना आपका, जो ग्रेडिंग देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, नाक ग्रेड बोलते हैं, तो इसके हिसाब से ही आपकी फंडिंग होती, उस हिसाब से ही सारी की सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, भाई स्कीम्स बनानी है किस किस के लिए, कि भाई आपके कोर्स में क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, स्टाफ का पैटर्न क्या है, स्टाफ की क्वालिफिकेशन क्या है, असेसमेंट एग्जामिनेशंस कैसे कैसे कराने हैं, तो ये सब चीज़ करनी होती है। ठीक है, नॉर्म्स को फिक्स करना होता है, गाइडलाइंस को फिक्स करना होता है कि भाई कितनी ट्यूशन फीस आप चार्ज कर सकते हो, अप्रूवल देनी होती है, न्यू अगर कोई कोर्स या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करनी है आपको। ठीक है, इसके बिना तो काम चल नहीं पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ना एडवाइस भी करते हैं प्रोफेशनल बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में पावर्स या राइट्स जो देती हैं, ताकि प्रमोट किया जा सके उस चीज़ को। मतलब गवर्नमेंट को भी अगर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कंसल्ट करना हो तो काउंसिल है जो अपने विचार एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ले डाउन करते हैं नॉर्म्स, ताकि ऑटोनॉमी दी जा सके इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो नेसेसरी स्टेप ले सकें अपनी टेक्निकल एजुकेशन को इम्पार्ट कराने में। एक नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन बनाया जाता है ताकि वो पीरियोडिकली आपका एवेल्यूएशन जो चेकिंग है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की वो कर सके। ठीक है, आप सबको पता है एक तो नाक वाली रेटिंग होती है, एक आपको पहले भी हमने समझाया हुआ है NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ये जो आपको ग्रेडिंग देता है उसके हिसाब से ही आपका पीरियोडिकली जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी का पता लग पाता है। ठीक है साथियों, तो 7 पॉइंट से आपको बताएं मेन और क्या हो सकते हैं, इंस्पेक्शंस हो सकती हैं,
कुछ गाइडलाइंस हो सकती हैं स्टूडेंट को एडमिशन देने के लिए कि भाई आप उनको किस तरह से एडमिशन किस बेसिस पे देना है। तो ये सारा का सारा सेटअप है ना, जो सारा का सारा विद होल्ड करना, ग्रांट करना, आपके जो ग्रांट्स को रोक भी सकते हैं ना, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को फिट डिक्लेयर करना कि भाई अब इनको ग्रांट दे दो। तो ये सारा का सारा जो काम है ना, ये आपका कौन करता है, ये आपका काउंसिल करता है। इंस्पेक्शन की जब बात करेंगे तो सेक्शन आपने याद रखना ज़रूरी हो जाता है, सेक्शन 11 में, ठीक है। तो इंस्पेक्शन का आई से स्टार्ट होता है, एक आई और लगा दो समझ में आ जाएगा सेक्शन 11, ठीक है। ये क्लू है, अपने अपने क्लू होते हैं याद करने के लिए। चैप्टर 4 है ये आपका, 4 है या थर्ड है, थर्ड था वो, 4 की अब बात करेंगे थोड़ी देर में। तो इंस्पेक्शन में साथियों क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, यहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं। जो काउंसिल है वो क्या करेगी, टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी को बता देगी भाई हम इस दिन आपका क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे, चेकिंग करेंगे आपकी, ठीक है। तो जो आपने सेटअप अपना करना है आप कर लो, हम आगे देखेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे पता लग जाता है ये इंस्पेक्शन का करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को इसलिए भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई जो आपका जो रिजल्ट है टेक्निकल एजुकेशन में, जो आपकी ओपिनियन है कि आपको रिकमेंडेशन क्या है, आपको करना क्या चाहिए, अब मतलब ऑडिट की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो भी आपके साथ ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इंस्पेक्शन में कुछ नहीं है, ऑडिट होता है, कोई कमियां खामियां जो होती हैं वो बताई जाती हैं, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन होती है इस सेक्शन के अंडर, इस रूल के अंडर, तो वो सारी की सारी आपके साथ में एक रिपोर्ट के साथ में दी जाती हैं काउंसिल को, ताकि भाई उन पर एक्शन ले सके। अब सोचो ऐसा कुछ हुआ, इंस्पेक्शन हुई, तो काउंसिल क्या करेगी, फंडिंग रोक देगी यूनिवर्सिटी की, है ना। आपको पता है जब फंडिंग अगर रुक जाती है तो कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी ग्रो कैसे करेगी, नथिंग टू डू, ग्रो कर ही नहीं सकता, है ना। चलो चैप्टर 4 को पढ़ते हैं जिसमें आपकी काउंसिल की बॉडीज़ की बात होंगी। अब बच्चों इसमें एक सवाल मैंने पूछा था 4 रीजनल बॉडीज, तो 4 रीजनल बॉडीज़ थोड़ी देर में आपको पता लगेंगे कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर लाई करती हैं आपके ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की। उससे पहले हमने पढ़ना है एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी आपको इतनी जल्दी समझ में आ जाएगी, जब आपको बोरिंग लग रहा था ना जब हम मेंबर्स के बारे में पढ़ाते जा रहे थे, तो जो मेंबर्स है ना उन मेंबर्स में से ही अलग अलग बॉडियां बनाई गई है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन होता है आपका, एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन होता है आपका, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में कौन कौन होता है, रीजनल कमेटीज़ में कौन कौन होता है। लिखा कुछ नहीं है, समझा देता हूँ यहाँ पे, PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, पढ़ोगे एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों होगा आपका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, ठीक है, जो एक्स ऑफिशियो होता है। 2 चेयरमैन आपका रीजनल बॉडी से हो जाएंगे, 3 चेयरमैन आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज से हो जाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या होगा, 2 चेयरमैन आपके रीजनल कमेटी से हो जाएंगे, 3 चेयरमैन आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज से हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी, ये अलग से पॉइंट नहीं था बच्चों, ये इसी के अंदर था, ठीक है, सेकंड नहीं था, क्लियर, बोर्ड ऑफ स्टडीज वाला। अब आती हैं आपकी रीजनल, ठीक है। अब देखो मेन हमने आपको 2-3 बंदे बताए, सी बताया, VC बताया, सेक्रेटरी बताया। इसके बाद सोचो आपको जो मेंबर्स पढ़ाए थे कौन कौन से थे, UGC का चेयरमैन था, डायरेक्टर था आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो अप्लाइड मैन पावर रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मेंबर था, मेंबर सेक्रेटरी था। ये सारे के सारे आपके एग्जीक्यूटिव हैं भाई, इतना याद रखो आप, जो शुरू में आपको पढ़ाए थे ना वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव थे। उसके बाद में आपने समझना है जो वो समझना है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को। तो बोर्ड, थोड़ी देर पहले हमने बोला था ये 1 है, ये 2 नहीं है, अभी हम आपको बोलते हैं ये 1 ही था, ये 2 ही है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ उसमें भी मेंशन था, अलग से भी मेंशन है। अच्छा, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में कौन से आते हैं, जितने भी वो बोर्ड पढ़ाए थे ना हमने आपको, याद करो, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ PG एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये सारे के सारे बोर्ड है ना, वो बोर्ड है भाई, अलग से नहीं पढ़ना, ही समझ लेना है आपको। तो जो बोर्ड वाला एरिया है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़,
जो सारा का सारा चेयरमैन, मेंबर, सेक्रेटरी, ये सब वाला एरिया वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो गया। क्लियर हो गया ना। अच्छा, रीजनल कमेटीज़ का नहीं बताया था आपको, अब इसमें आपको समझा देंगे। एक नॉर्थ रीजनल कमेटी होगी, तो नॉर्थ का अब आपको पता है नॉर्थ एरिया यानी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, सॉरी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये वाला एरिया। तो यूपी में जो कानपुर है वो नॉर्थ रीजनल कमेटी का आपका ऑफिस हो जाएगा। सदर्न जो होगा आपका, साउथ का सोचो तमिलनाडु, केरला यानी मद्रास हो जाएगा। वेस्ट का सोचो, वेस्ट कहाँ पे आएगा, लगभग आएगा तो राजस्थान, गुजरात वाले एरिया में, बट आपने मुंबई याद रखना है इसमें, ठीक है। ईस्ट में किस तरफ जाएगा, कलकत्ता की तरफ जाएगा, बंगाल में, तो आपने ये याद रखनी है, ठीक है। अब जो मर्जी आपका मन करे ट्रिक से आप या जैसे मर्जी इनको याद कर सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे याद करना है आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो 4 रीजनल कमेटीज़ हैं, याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप फंस जाओगे फिर, इसलिए पढ़ते चलो, समझते चलो, आप कर पाओगे। चैप्टर 5 आ जाता है आपका फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट, और सेक्शन की शुरुआत हो जाती है अब आपके 15 से, ठीक है साथियों। सेक्शन 15 से लेके कौन से सेक्शन तक बात करेंगे इसमें, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा चैप्टर है आपका, ये 5th है ना, तो 5th चैप्टर में कहाँ तक होगा आपका, 19 तक होगा। सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 19 तक बात कर देंगे हम आपके बारे में, इसके आपके फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट के बारे में, ठीक है। एक एक पॉइंट का मतलब समझना है। पेमेंट टू द काउंसिल, पेमेंट का मतलब क्या हुआ, पेमेंट का मतलब ये हुआ जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो एक सम है वो पार्लियामेंट के एप्रोप्रिएशन के हिसाब से काउंसिल को पेमेंट करता है भाई, ये मतलब है इसका पेमेंट का। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पेमेंट मिलती है ना काउंसिल को, वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट मिलती है, ठीक है। तो ये आपका होगा पेमेंट टू द काउंसिल। अच्छा, फंड ऑफ द काउंसिल क्या होगा, अब ये इसका अपना फंड होता है। ऑल सम जो इसका टाइम टू टाइम पे किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो आपको काउंसिल से, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट से, इन चीज़ों से जो मिलता है वो आपका फंड होता है। सारा का सारा जो फंड होता है वो क्या होता है साथियों, ये जो एक यूनिवर्सिटी का सॉरी काउंसिल का जो अपना फंड होता है उसको एक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद इनको इन्वेस्ट कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या किसी चीज़ के लिए, ताकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहे। कभी भी आपकी काउंसिल जब उनका मन करेगा स्पेंड कर सकते हैं किसी एक्ट के या आपकी पॉलिसीज़ के एग्जीक्यूशन के लिए, उस फंड को कहीं भी यूज़ कर सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका AICTE पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फंड के बारे में समझ में आया। बजट क्या होता है भाई, एनुअल आपको पता है बजट होता है, फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया जाता है पूरा का पूरा, सारे जो जो काम करने होते हैं। एक एनुअल रिपोर्ट होती है आपकी। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, इसमें क्या होगा आपका काउंसिल एक रिपोर्ट बनाएगी एवरी ईयर, जिससे टाइम टू टाइम क्या होगा, उस रिपोर्ट से आपको आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या किया था और नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, ठीक है। और ये दोनों की दोनों चीज़ें ही आपको पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के सामने प्रेजेंट करनी होती है कि भाई पूरे साल का ब्यौरा दो, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इन कॉपियों का ब्यौरा होता है, इसलिए आपका एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है। अब अकाउंट एंड ऑडिट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होगा, काउंसिल को जो बैंक का अकाउंट है उसमें जो अमाउंट है वो ऑडिट जो करेगा वो कौन करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपका जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उसके थ्रू ऑडिट किया जाता है इन अकाउंट्स का, ठीक है। इतनी सी बात आपने समझनी है बस। तो बच्चों आई थिंक बोर आप नहीं होगे बिल्कुल भी, लास्ट चैप्टर रह गया है, फिर आपको मॉक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है क्लास में, बिकॉज आप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो। मिसलेनियस में साथियों ये सारे के सारे रूल हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देती है वो बताया जाता है। भाई टाइम टू टाइम गवर्नमेंट तो बता देगी आपको, वो डायरेक्शन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब पावर क्या होती है सुपरसीड करने की काउंसिल को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, कोई ऐसी ओपिनियन लगती है कि भाई काउंसिल अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है वो सुपरसीड कर सकती है। ये बात आपके 21 में दी गई है, सेक्शन 21 में बात की जाती है इसकी, पावर टू सुपरसीड द काउंसिल। ठीक है, पावर टू मेक रूल्स की बात करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट सेक्शन हो जाता है, सेक्शन 22। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा जो प्रोसीजर्स हैं जो मेंबर फॉलो करते हैं वो सब चीज़ का आपको क्या है बताना होता है, इंस्पेक्शन का बताना होता है, फॉर्म और जो मैनर्स हैं उनका बताना होता है, आपके बजट और रिपोर्ट के बारे में काउंसिल जो प्रिपेयर करती है। ठीक है, कि भाई रूल क्या क्या बनाए हैं वो सब आपका मेंशन होता है पावर टू मेक रूल्स में। और पावर टू मेक रेगुलेशंस में क्या होता है बच्चों, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, रूल अलग सेक्शन में है, रेगुलेशन सेक्शन 23 में है और रूल आपका सेक्शन 22 में है। बस ये मत समझ लेना कि रूल रेगुलेशन एक ही है, रूल 22 और रेगुलेशन 23। रेगुलेशन क्या होगा कि टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स क्या रहेगी, मीटिंग को कैसे रेगुलेट करना है, मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी को कैसे रेगुलेट करना है, एरिया ऑफ कंसर्न क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ द स्टडीज़ क्या होगी, ये सब क्लियर किया जाता है। जो भी आपकी रीजनल कमेटी है, रीजनल कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, फंक्शन कैसे होगा, ये सब रेगुलेशन कौन बनाता है, AICT बनाता है। और रूल रेगुलेशन वो कौन से हैं जो आपको पार्लियामेंट के सामने लीड करने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं। तो हर एक रूल, हर एक रेगुलेशन जो ये एक्ट के थ्रू बनाया जाएगा उसको जितना जल्दी पॉसिबल होगा ना हाउस ऑफ पार्लियामेंट में शो किया जाता है। बिकॉज जब भी सेशन चल रहा होगा टोटल 30 डेज़ के अंदर अंदर एक सेशन में या 1 से 2 सेशन में, जैसे UGC में हमने आपको बताया था, एक सेक्शन में 1 से 2 सेक्शन में आपको क्या करना होगा, पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करना होगा वो सारा का सारा रेगुलेशन। ठीक है, अब डिफ़िकल्टीज रिमूव करने वाली क्या बात है, अगर कोई भी डिफ़िकल्टी अराइज होती है किसी प्रोविजन या काउंसिल के एक्ट की वजह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, ऑर्डर निकालेगी, ऑफिस ऑर्डर निकालेगी, गजट में पब्लिश करेगी, उसकी वजह से क्या करेगी, जो भी नेसेसरियल एक्शन होंगे रिमूव करने के लिए डिफ़िकल्टीज़ को वो लिए जाएंगे और आपका जो एवरी ऑर्डर होगा इस सेक्शन के अंदर जो बनाया जाएगा एज सून एज, वो क्या होगा, वो आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने लीड किया जाएगा और वो डिफ़िकल्टीज़ है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो बच्चों टोटल बताए थे मैंने आपको 25 सेक्शन और लास्ट सेक्शन था पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज। ठीक है, सारे के सारे आपको सेक्शन याद कर लेने हैं, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब बारी आ जाती है जिसका कुछ बच्चे शुरू से ही सोच रहे होंगे कि सर हमें तो मॉक ही करा दो, इनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों मॉक कोई भी पढ़ा देगा, थ्योरी पढ़ना मायने रखता है, जिसको थ्योरी आती है उसको मॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉक केवल खुशी के लिए होता है कि मुझे आता है सब, है ना, तो रिवीजन के लिए होते हैं मॉक, तो आप भी रिवाइज करो। AICT एक्ट आपका कम इनटू फोर्स कब से होता है, ऑप्शन आपके सामने है। कन्फ्यूजन यही है कि सर ने ऑप्शन जो दिए हैं या तो 1 जून का दिया है और या दिया भाई 23 जून का, या 1 दिसंबर का दिया है या 23 दिसंबर का दिया है। तो बच्चों जिसने शुरू से पढ़ा होगा उसको पता होगा इसका आंसर D होगा, यानी 23 जून 1987, 23 दिसंबर 1987। इसी दिन नोटिफिकेशन पब्लिश हुई और उसी दिन से विद इफेक्ट फ्रॉम इनको माना जाता है। इतना सा आपको याद रखना है बच्चों, D आंसर होगा इसका। काउंसिल का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब ये इस्टेब्लिश की जाती है ना किस सेक्शन के अंदर, थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था ना बच्चों आपको 1 मिनट में बताऊंगा, उसके लिए सॉरी 1 मिनट में नहीं बताया, मैं भूल गया था, लेकिन अब यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा और आप भी मुझे बताओगे। तो आंसर इजी है आपके सामने है, सेक्शन 3 होगा इसका। ठीक है, सेक्शन 3 में आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल की बात की जाती है। कौन सा काउंसिल, जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं। होपफुली क्लियर होगा आपका। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ द काउंसिल इज मेंशन्ड इन द AICT एक्ट 1987। कौन कौन से फंक्शंस आपको दिए जाते हैं कौन से सेक्शन में, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 15। आंसर हो जाएगा आपका सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में बात करते हैं आपके फंक्शंस की। ठीक है, यह ऐसे नहीं है, मुझे कुछ गलत लग रहा है इसका 11 का, तो मैंने आपको इंस्पेक्शन करके बताया था,
बताया था ना कि ये तो इंस्पेक्शन होता है आई से याद करने के लिए। तो इंस्पेक्शन किस में आएगा? इंस्पेक्शन आपका फंक्शन ऑफ द काउंसिल में आएगा, ऐसे ही होगा ना, आएगा नहीं आएगा? फंक्शंस ऑफ द काउंसिल। तो बच्चों इसको थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, क्योंकि 11 तो आपको पता है इंस्पेक्शन था, है ना। ये हम कट कर देंगे, पीडीएफ में भी हम इसको चेंज कर देंगे। ये बच्चों मिलेगा 10, ठीक है। 10 होगा फंक्शन और 11 होगा उन फंक्शंस का इंस्पेक्शन। तो आंसर होगा आपका बी, ना कि सी, ठीक है। बी आंसर होगा लास्ट क्वेश्चन का। फाइनेंस अकाउंट ऑडिट बताओ कौन से चैप्टर में है? तो ये बच्चों हैं आपके चैप्टर 4 में। टोटल 5 चैप्टर हैं आपके, चैप्टर 5 है 6 हैं, 6 चैप्टर हैं। तो चैप्टर 4 में आपकी बात की जाती है, इट्स माय मिस्टेक, ये बार बार गलती क्यों हो रही है, चलो इसको रिजॉल्व करते हैं। फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट की बात की जाती है आपके चैप्टर 5 में, और टोटल चैप्टर है इसमें 6, ठीक है। क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। रेगुलेशंस बनाने की पावर एआईसीटी के जो एक्ट में दी गई है वो किस में है? ये कमिंग टू फोर्स नहीं है, ये यहाँ पे सेक्शन आएगा। इतनी मिस्टेक है ना, आपको लगेगा इतनी मिस्टेक क्यों है। तो सेक्शन बच्चों 23 नंबर सेक्शन होता है जिसमें आपके रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। अब ये बात मैंने पहले बताई थी आपको, रूल का बनाने का बोले तो 22 याद रखना, रेगुलेशंस का बोले तो 23 रखना, है ना। इजी है बट ट्रिकी है। पर्पज टू एस्टेब्लिश ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन को इस्टेब्लिश करने का क्या मतलब है? टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में डेवलप करना, प्रमोशन करना, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट टेक्निकल एजुकेशन में, प्रॉपर मेंटेन करने हैं टेक्निकल एजुकेशन के नॉर्म्स। तो बच्चे कोई भी जवाब दे देगा इसका, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे इसके आंसर्स आपके होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। फंड ऑफ द काउंसिल की बात करेंगे, जो बार बार मैं आपसे पूछता हूँ, एआईसीटी एक्ट के किस में बात की गई है? फंड ऑफ द काउंसिल। तो फंड ऑफ द काउंसिल बच्चों आपको सेक्शन 16 में देखने को मिलेगा, 16, ठीक है, ये वाला 16। 16 में फंड, 3 में आपका एआईसीटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, ये आपने याद रखने जरूर। प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट इज नोन एज, क्या बताओ क्या बोलते हैं इन चीज़ों को? इसको बोलते हैं एजुकेशन नहीं, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ये हम आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, ठीक है बच्चों। कंजूसी करना मत लाइक करने में, अभी तक नहीं किया है तो अब कर देना, ठीक है। चलो बच्चों, एक नोटिस था आज आपको डाला निटर के साइट पे, तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, टेलीग्राम पे हमने डाला कि वो किस चीज़ का है। बाकी ईजी था, वो साफ साफ लिखा था, जो आपका स्टेट असिस्टेंट का पेपर होना है उसकी डेट रिलीज़ हुई थी कुछ दिन पहले, हमने टेलीग्राम पे डाला था, वो अभी पोस्टपोन हो चुकी है, नई डेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। वैसे हमारे टेलीग्राम पे और ये अपने कोई बच्चा ऐसा है नहीं जो स्टेट असिस्टेंट का हो, फिर भी हमने डाला बिकॉज वो निटर के एग्ज़ाम में आपके एडवर्टाइजमेंट में ही आती है पोस्ट। तो अगर कोई बच्चा होगा तो वो याद रखे कि आपका पेपर पोस्टपोन है, ठीक है। एएसओ का पेपर नहीं है, एसएससी का पोस्टपोन नहीं है, आपका ऑन डेट है 23 जून को। हेड ऑफिस बताओ बच्चों एआईसीटी का कहाँ है? सबसे इजी क्वेश्चन है, दिल्ली में लोकेट करता है, आंसर ए होगा, ठीक है। दिल्ली में क्या लोकेट करता है आपका? एआईसीटी का। मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ये थोड़ी देर में आपको पता लगेगा यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ, अब ये मुंबई में क्या था आपका बताया था ना, जो वेस्टर्न रीजन है आपका, वेस्टर्न रीजन उसका रीजनल ऑफिस है। ईस्टर्न का कहाँ पे है आपका? कैलकाटा में है। नॉर्थ का हमने कानपुर बताया था आपको, वेस्ट का हमने आपको मद्रास बताया था, तो ये आपने याद रखने हैं सारे, है ना। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ, अब मद्रास चेन्नई है, कंफ्यूज नहीं होना, मद्रास मतलब चेन्नई, 1987 में मद्रास था। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ एआईसीटी अदर देन एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल सेल बी, इतने साल, और उसके बाद कितने साल। अब आंसर का क्लू मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ कि है तो 3, 5 और 5 3 में से, पर है कौन सा बच्चों? पहले साल 5 साल जब कॉन्स्टिट्यूट करेगा उसके बाद ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपको ए देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। बी में लिखा है ना 5 और 3, तो बी इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन,
If a casual vacancy occurs in office of chairman of AICT, whether by reason of his death, resignation or incapability to discharge his functions owing to illness and other incapability, देखो अगर काम चेयरमैन को कुछ हो जाता है भाई, वो डेथ हो जाती है, रिज़ाइन कर देते हैं या काम नहीं कर पाते हैं अपना, या कोई बीमारी की वजह से इनकैपेबल हैं, तो उस टाइम पे काम कौन देखेगा चेयरमैन का? ऑप्शन पढ़ोगे आप, मैं पढ़ूंगा आंसर, दैट इज़ वाइस चेयरमैन। ठीक है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का है। बच्चों ये बात हम पहले आपको समझा चुके हैं। एक क्वेश्चन और ले आते हैं जो हमने बताया नहीं था कि भाई अगर वीसी भी नहीं है तो कौन होगा? अब बताओ आप क्या होगा? सीनियर मोस्ट वाला, मेंबर सेक्रेटरी, रीअपॉइंटमेंट या फ्रेश अपॉइंटमेंट, या क्या होगा? बोलो। अगर वीसी नहीं है ना तो देखो कोई तो चाहिए भाई, तो यहाँ पे ना फ्रेश अपॉइंटमेंट हो जाती है फिर इस केस में, अगर वीसी भी नहीं है तो। ठीक है बच्चों, चलो आपको ये याद रखना है। 13 क्वेश्चन है, मीटिंग ऑफ AICT कम से कम कितनी होनी चाहिए साल में? तो एक बार होनी चाहिए, बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है आपको। तो बच्चों वीडियो के लिए थैंक्स है, अगर आपने लास्ट तक देखी है। लास्ट तक देखने के बाद 1 वीडियो में आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एजुकेशन का एक्ट है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1987 का एक्ट है, वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है आप कमेंट कर सकते हो हमें, और क्वेश्चंस आपको अब मॉक क्लासेस में देखने को मिलते रहेंगे इस एक्ट से। बाकी इस एक्ट की केवल 1 शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको पूरा का पूरा एक्ट हमने समझाया है। तो मेहनत के लिए लाइक करके जाना वीडियो को, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप मन्नत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो। फर्दर प्लस मेंबर आपने अगर ज्वाइन करना है तो मन्नत ऑफिशियल 14 हमारी जीमेल आईडी है, उस पर आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। तो साथियों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।